हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी फिफ्थ लेक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे एलआर सर्किट। एलआर सर्किट तो पिछले ही क्लास में पढ़े थे, लास्ट क्लास में ही। लास्ट क्लास में सीआर सर्किट पढ़ लिए थे, मतलब आरसी सर्किट, और पावर के बारे में बात कर लिए। जो एसी में पावर होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। यस और नो? ठीक है, आज हम लोगों को कुछ सवाल करना है ना। तो वादे के मुताबिक दो क्वेश्चन हम बोले थे, एक तो कोई बल्ब वाला सवाल था और एक पैरेलल वगैरह में कैसे डील करते हैं। तो सर एक सवाल ये है, देखिएगा सवाल क्या लिखा हुआ, पढ़िए जरा। ए बल्ब इज रेटेड 100 वोल्ट 100 वाट। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हुए हैं। तो एक ऐसा बल्ब है जो 100 वाट पावर देता है। कब देता है? जब उसको कनेक्ट करते हैं कितना वोल्ट बैटरी से, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट हो तो। ठीक है, ओके। इट कैन बी ट्रीटेड एज प्योर रेसिस्टर। जनरली क्या होता है ना, बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसका रेसिस्टेंस तो होता है, कुछ इंडक्टेंस भी होता है, लेकिन हम उस पार्ट को अभी ओमिट कर रहे हैं। उसको प्योर रेसिस्टर जैसा मान सकते हैं। फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर दैट शुड बी कनेक्टेड in series with bulb so that bulb operates at rated power with the help of an AC source 200 volt 50 hertz। सुनिएगा मेरी बात। उपलब्ध क्या क्या चीज है हमारे पास? एक रेसिस्टर। बल्ब इज, यू कैन ट्रीट बल्ब एज अ रेसिस्टर। इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस पता करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि बल्ब के बारे में क्या क्या चीज जरूरी, क्या क्या जरूरी बात हम लोगों को बताया गया था। एक तो बताया गया था पावर बराबर वी रेटेड का स्क्वायर बाय, ये रेटेड पावर था और ये रेटेड वोल्टेज था। यस और नो? क्या हमको इस बल्ब का जानकारी दिया गया है? कितना दिया है? रेटेड पावर 100 वाट और वोल्टेज इज 100 वोल्ट। तो ये हम इसको लिख देंगे 100 और यहाँ पे 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 ओम। रेसिस्टेंस इज 100 ओम। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ठीक है। अब हमको ये पता चल गया कि बल्ब का रेसिस्टेंस है 100 ओम। इस बल्ब को, और हमारे पास एक सोर्स वोल्टेज, हम लोग के पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, हम लोग के पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। कितना वोल्टेज का सोर्स है? 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कितना है? 200 वोल्ट 50। तो अगर मैं इस 200 वोल्ट कौन सा वोल्टेज है? इसका आरएमएस वैल्यू है। अगर हम इसको यहाँ पे लगा दिए इस रेसिस्टर से, तो इस बल्ब के साथ क्या होगा? अगर मान ली डायरेक्टली ये सोर्स लगा दिया तो इस बल्ब के साथ क्या होगा? ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना लग सकता है? 100 से ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस अगर लगाओगे तो ये फ्यूज हो जाएगा, फिलामेंट जल जाएगा। दैट ओके? तो इसीलिए ये सोर्स से इस बल्ब को रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट करना या रेटेड पावर इससे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। इनफैक्ट इस सोर्स को लगाओगे जैसे ही बल्ब के क्रॉस, तो बल्ब खराब हो जाएगा। सवाल वाले का चाहत क्या है? चाहता क्या है कि इस बल्ब के साथ एक इंडक्टर को हम कनेक्ट कर दे इन सीरीज। बल्ब के साथ सीरीज में एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दे, सो दैट बल्ब जो है वो कहां कैसे जल रहा हो? अपने रेटेड पावर पे। मतलब उस समय पर बल्ब से एवरेज पावर निकल रहा हो 100 वाट। इज दैट ओके? तो इच्छा क्या है सवाल वाले का कि यहां पर एक इंडक्टर जोड़ दें, यहां पर एक इंडक्टर जोड़ दें। यस और नो? इस जगह पे एक इंडक्टर जोड़ दें और इंडक्टर का कुछ इंडक्टेंस भी रख लें। इंडक्टर का कुछ इंडक्टेंस भी रख ले, और इंडक्टेंस अगर होगा कुछ तो ओमेगा इंटू एल जो होगा उसका रिएक्टेंस होगा। एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू एल। यस और नो? अब ऐसा करने से इस 200 का पूरा 200 इसके थ्रू जाएगा, इसके अक्रॉस नहीं होगा, कुछ कम होगा। तो संभावना है कि 100 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाए और ये अपने रेटेड वोल्टेज पे चले। सुनिएगा मेरी बात। अगर हम ऐसा कह दें कि इसका पावर कितना है? 100 वाट। पावर कितना है? 100 वाट।
रेटेड पावर अगर हम P रेटेड को लिखते हैं तो P रेटेड इज इक्वल टू V रेटेड इंटू I रेटेड, यस और नो। कितना हमको पावर चाहिए? 100। कितना हमको वोल्ट लगाना है उसके लिए? 100 वोल्ट। तो कितना करंट पास हो जाएगा वहां से? तो जब यह अपने रेटेड पावर से पे ग्लो कर रहा होगा तो आई उससे कितना पास हो रहा होगा? 1 एम्पियर। आई कितना पास हो रहा होगा? 1 एम्पियर। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है सन कि आपको इससे करंट पास कराना है 1 एम्पियर। इससे करंट पास कराना है 1 एम्पियर। इज दैट ओके? और 1 एम्पियर जैसे ही पास कराइएगा तो 1 का स्क्वायर इंटू आर जो होगा वो आपका इसके अक्रॉस पावर आ जाएगा। ये 1 एम्पियर क्या होना चाहिए? चूंकि हम लोगों को एसी में पावर चाहिए तो ये 100 वाट उसका एवरेज पावर होगा। तो ये जो एवरेज पावर होता है वो क्या होता है? आई RMS का स्क्वायर इंटू आर, यस और नो? कहो हाँ। तो ये जो करंट हमारा 1 एम्पियर आया है, ये कौन सा करंट है? RMS करंट। ये कौन सा करंट है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हमको सवाल ये हो गया कि भाई ये I जो है वो 1 चाहिए, R का वैल्यू हम लोगों को पता ही है, R का वैल्यू कितना है? 100 ओम। एक्सएल का वैल्यू पता नहीं है लेकिन वोल्टेज मालूम है 200 वोल्ट। ये भी क्या है? RMS। क्या हमको RMS वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज और करंट में कोई रिलेशन मालूम है क्या? क्या मालूम है? V सोर्स डिवाइडेड बाय Z इज इक्वल टू, ये अगर RMS है तो ये भी RMS होगा, यस और नो? सोर्स का RMS वोल्टेज कितना है? 200। और Z का वैल्यू हम लोगों को क्या क्या होता है? Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, एंड दैट इज हाउ मच? दैट इज हाउ मच? 1 एम्पियर। इज दैट ओके? और R की जगह पे वैल्यू हम लोग यहाँ कितना रख दें? R की जगह वैल्यू कितना रख दें? 100 जो कि हमको मिला हुआ है, यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 200 इज इक्वल टू अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4, नहीं 4 इंटू 10 टू द पावर 4 अब माइनस 10 टू द पावर 4, दैट इज XL का स्क्वायर, यस और नो? अब XL का वैल्यू कितना हो गया? अंडर रूट 3 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज रूट 3 इंटू 10 की पावर 2। और XL होता क्या है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 100 पाई। उस ओमेगा को यहां अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 100 पाई इंटू एल इज इक्वल टू 100 इंटू रूट 3। 100 से 100 कट गया, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट 3 अपॉन पाई। कहो हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या? बोलो बोलो। सिंपल, लिख लीजिएगा। सुनो मेरी बात। मान लो इन जनरल हम एक सवाल दे दिए कि एक वोल्टेज सोर्स है V0 sin ओमेगा t, एक रेसिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, तीनों पैरेलल में लगा हुआ है, और बोला कि यहां से कितना करंट जा रहा है बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ये तो सरल सवाल हो गया। हम इस पूरे करंट को 3 पार्ट में बांट नहीं सकते हैं। इससे कितना करंट जा रहा है? I1। इससे कितना करंट जा रहा है? और इससे कितना करंट जा रहा है? I2। और इससे कितना करंट जा रहा है? I3। बोल सकते हैं? ओके। सेपरेटली सब के अक्रॉस तो V0 sin ओमेगा t ही लगा हुआ है ना। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? I1 का वैल्यू हो जाएगा V0 sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। तो दैट इज V0 बाय R sin ओमेगा t। ठीक, सेम फेज में रहता है। इंडक्टर के लिए, इंडक्टर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से पीछे रहता है 90 डिग्री।
अब पीक वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज का पीक डिवाइडेड बाय एक्सएल, तो यहां हो जाएगा वी नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कहो हाँ। अच्छा, इस वाला करंट जो होगा कैपेसिटर में करंट वोल्टेज को लीड करता है, और पीक वैल्यू हो जाएगा वोल्टेज का पीक वैल्यू डिवाइड बाय एक्सी, तो I3 का वैल्यू हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इज दैट ओके? ये तीन वो करंट है, इस तीनों करंट का सम जो होगा दैट इज I। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यस और नो? अब क्या लिख लें हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज योर I। तो बताओ, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी प्लस V नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस V नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यस और नो? तो तीन फेजर जोड़ना हुआ ना, हम लोग कितने फेजर जोड़ रहे हैं, तीन, तीनों का ओमेगा कॉमन है, तो हम वेक्टर एडिशन जैसा एनालॉजी ले सकते हैं। क्या करें, सुनना मेरी बात, हम इसी को एक्स एक्सिस के पैरेलल बना लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल बना लिए, किसको, वी नॉट बाई आर। ठीक, तो ये वाला चीज जो होगा वी नॉट बाई एक्सएल, इससे तो ये हो गया वी नॉट बाई एक्सएल, और ये जो होगा वी नॉट बाई एक्सी वो इससे 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई एक्सी। यस और नो? तो इस सब का इधर की तरफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई एक्सी माइनस वी नॉट बाई एक्सएल। यस और नो? किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसा लिख सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल में कितना, वी नॉट बाई आर। अब इन सब को जोड़ दूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल करंट। यस और नो? ये था IC, ये था IL और ये था IR। बेसिकली I1 I2 I3 वेक्टर सम, सॉरी फेजर वाला सम कर रहे हैं, तो इस सब का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना लिख दे, इन सब का रिजल्टेंट ऐसे लिखे, इधर हो गया I नेट, या I ही लिखा हुआ उसको I, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V नॉट बाहर अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 बाई एक्सी माइनस 1 बाई एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई आर का होल स्क्वायर। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और इस एंगल को हम लोग डेल्टा बोल लेते हैं, इसको हम लोग, सुन लो 2 मिनट सुन लो, ये जो मिला हमको क्या मिला, करंट का पीक वैल्यू, करंट का tan डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइट बाय बेस, तो दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्सी माइनस 1 बाई एक्सएल अपॉन आर। इज दैट ओके? ये तो डेल्टा आ गया। अब ये करंट का फेजर है, अच्छा 1 बाई आर कहाँ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, आई एम सो सॉरी, जगह भी तो कम है ना थोड़ा, तो इसलिए भी कभी कभी हड़बड़ी में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहाँ लिखे ही हुए ना, तो इसको कर लेते हैं करेक्ट, 1 बाई आर, 1 बाई आर, तो ये वैल्यू कितना हो गया, XL माइनस XC बाई XL इंटू XC इंटू R, दैट इज योर tan डेल्टा। ओके,
तो ये टेन डेल्टा से डेल्टा भी आ जाएगा। अब करंट का वैल्यू जो होगा, वो करंट का वैल्यू क्या होगा, जो पीक वैल्यू है इसका, नहीं पीक वैल्यू, अच्छा V नॉट इंटू समथिंग है, तो 1 ये जो होगा उसको तुम जेड इफेक्टिव बोल सकते हो, इफेक्टिव इंपेडेंस बोल सकते हो। V नॉट इंटू समथिंग इज करंट, तो ये जो चीज है उसको 1 कर देंगे, 1 दिस इज इंपेडेंस, वो लिख सकते हो इसमें। एनीवे आई का वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे जरा बताओ तुम, V नॉट अंडर रूट 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर प्लस 1/R²। साइन, सुनिएगा साइन कहां से, ये वाला कौन सा था, करंट वाला फेज था ना, करंट वाले फेज से डेल्टा आएगा ना, तो करंट का फेज I1 रेसिस्टर का करंट है ना, तो रेसिस्टर के करंट से डेल्टा आ गया, रेसिस्टर का करंट का वही फेज होगा जो वोल्टेज का होगा, तो फेज कितना हो गया इसका V0/R का फेज क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी, जो वोल्टेज का फेज है, तो ये ओमेगा टी अब प्लस डेल्टा। अब डेल्टा का वैल्यू tan इनवर्स रख देंगे जो भी है, क्योंकि बड़ा है तो इसीलिए हम उसको यहाँ रखे नहीं, tan डेल्टा का वैल्यू तो लिख ही दिए हुए, तो tan इनवर्स ये चीज हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का, इसको लिख लीजिए जरा। ऐसा नहीं है कि हम इसमें तुमको सवाल बता रहे हैं, बेसिकली जो कैसे प्रोसीड करते, फेजर जोड़ना ही तो सीख रहे हैं, और क्या कुछ सीख रहे हैं। सुनिए मेरी बात, उसी से थोड़ा एक स्टेप आगे, कि ये एक वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट 50 हर्ट्ज, कौन सा वोल्टेज है, आरएमएस। 50 हर्ट्ज का हमको नहीं लगता कोई जरूरत है, अगर हाँ मतलब I1 I2 I3 का खाली छोड़ दिया तो आरएमएस निकाल के छोड़ देंगे, अदरवाइज यहाँ पे अगर फंक्शन दिया रहता तो हम आगे भी बढ़ते हैं। एनीवे अब ये एक बात बताओ कि बोल रहा है कि फाइंड, ये सवाल है कि ये एक आरसी सर्किट है सीरीज, ये एक एलआर सर्किट है सीरीज, और ये एक सोर्स है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड I1 I2 एंड I3, I1 I2 I3 तीनों बताओ। तो एक बात बताओ, क्या I2 निकालने का अलग तरीका हमको सर बताए हुए हैं, है ना, क्या बताए हुए I2 निकालने के लिए, पहले क्या बना दो, रेसिस्टेंस वाला ये बना लेते हैं, कितना ओम, 8 ओम, और फिर ये कितना 6 ओम, XL बराबर 6, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, Z बराबर 10 अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये एंगल कितना हो जाएगा बउआ, tan थीटा बराबर हो जाएगा 6/8 दैट इज 3/4, तो थीटा बराबर 37, कहो हाँ। पैरेलली हम लोगों को और क्या बनाना चाहिए, इधर की तरफ I, ये VR VL और ये VS। I दिया रहता तो VR VL लिख करके VS लिखते, अभी सिंपली VS दिया हुआ है तो वहां से हम I लिख सकते हैं। सुनिएगा VS का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, वो VS का वैल्यू क्या लिखेंगे, I इंटू Z, यस और नो, तो I का वैल्यू क्या लिख देंगे, VS/Z, कोई कहो हाँ, ओके। और VS का वैल्यू जो है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है, VS का वैल्यू 10 ना, दिस इज 10, एंड Z का वैल्यू जो है हमको कितना मिला हुआ है 10, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/10 दैट इज 1 एम्पियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, ओके। अच्छा तो ये मिल गया हमको कि करंट जो है इसमें I2 जो होगा इस VS से पीछे होगा, दिस इज योर I2, कितना पीछे होगा 37 डिग्री, इज दैट ओके। मान लीजिए कि अगर मेरा मन हुआ कि VS का वैल्यू लिख लेते हैं 10√2 साइन ओमेगा टी, 10√2 क्यों लिखे, क्योंकि आरएमएस था तो पीक हो जाएगा 10√2, तो क्या हम I2 का वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, I2 का वैल्यू खट से लिख देंगे 1 साइन ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री, यस और नो, नहीं तो गलती कर दिए हम,
वो गलती कर दी, 1 इंटू रूट टू होगा, करेक्ट, यस और नो, रूट टू। खैर, अब जब हम लोग I2 पे चर्चा कर लिए तो सिमिलर काम हम लोग किसका कर सकते हैं, I3 का भी कर सकते हैं, बोलो। I3 वाला में जो R बनाएंगे वो इधर बनाएंगे, कितना, तीनों, और XC इससे नीचे आएगा, पीछे, कितना पीछे आएगा, 90 डिग्री, कितना, 4। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, Z बराबर 5, और ये एंगल कितना डिग्री, 53 डिग्री, इधर ओके। अब जरा हमको बताओ, करंट तो यही होगा नहीं, और इस डायरेक्शन में कौन होगा, VS, इस करंट को हम लोग I3 बोल देते हैं, और ये VS, और ये एंगल कितना, जगह नहीं है इसीलिए सारा नहीं लिखे, ठीक। तो इस I3 का वैल्यू अगर हम लोग लिखे, I3 का RMS वैल्यू, तो लिख देंगे V का RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय Z, यस और नो, और Z कितना है हमारा, 5, तो 10/5 दैट इज 2 एम्पियर। हम अकेले पढ़ रहे हैं कि तुम भी पढ़ रहे हो, पक्का, ठीक। तो अब जरा अगर I3 को लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे 2√2, पीक वैल्यू हो गया, साइन जो VS है उससे 53 डिग्री आगे, तो साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, यस और नो। अब जो हमारे पास I2 भी आ गया और I3 भी आ गया, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3, तो I2 प्लस I3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 साइन ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री प्लस वहां वाला कितना, 2√2 साइन ओमेगा टी प्लस। अब एक बात बताओ, दोनों करंट के फेज में कितना डिग्री का अंतर है, ये ओमेगा टी से 37 पीछे और ये ओमेगा टी से 53 डिग्री आगे है, यस और नो। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का। तो इस दोनों को हम जोड़ दे क्या, हाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो इधर वाला √2 हो जाएगा और इधर वाला √2 हो जाएगा। अब ये 2√2 और √2 स्क्वायर कर देंगे, ये तो दिख गया ना, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल, ये ओमेगा टी से 37 पीछे है, ये ओमेगा टी से 53 डिग्री आगे है, तो 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 8 और 2 10, तो दिस इज √10, यस और ये। लेकिन क्या है उसका पीक वैल्यू, ये उसका क्या है, तो I3 का सॉरी I1 का RMS क्या हो जाएगा, I1 RMS इज इक्वल टू √10/√2 दैट इज √5 एम्पियर, यस और नो, बोलो। अगर ये एंगल वैंगल पता करना होगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन tan डेल्टा के फॉर्मेट में आ जाएगा। सवाल वाला तो कुछ बोला नहीं है कि एक्सप्रेशन लिखो, दिया भी नहीं था एक्सप्रेशन इसका। तो क्या हमको I3 का RMS वैल्यू मिल गया, I3 का RMS वैल्यू कितना मिला हम लोगों को, 2, कितना आया, 2 ना, और I2 का RMS वैल्यू कितना आया, 1, √2/√2 दैट इज 1, और I1 का RMS वैल्यू कितना आया, √5, ठीक है। वैसे भी वो अगर 1 है और ये 2 है और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हो जाएगा √5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बात। जल्दी लिख लीजिए, यहां पे केवल ये लिख लीजिएगा सर कि ये जो रिजल्टेंट है दिस इज योर I1, दिस इज योर I1, ओके, लिख लीजिए इसको। सुनिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं, LCR सर्किट देखे थे उसमें, लेकिन क्या था, सब अलग अलग सेपरेट था, पैरेलल में तो बड़ा आसान था। अब पहला बार हम लोग देख रहे हैं सीरीज LCR सर्किट, AC में इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेसिस्टर भी है। ये XL जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और R जो है वो रेसिस्टेंस है। वोल्टेज सोर्स को VS बोले हैं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि इसमें करंट जा रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप इतनी सी जानकारी से अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि भाई वी आर, वी एल, वी सी और वी एस तीनों बताओ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, आपको क्या बोले कि राइट एक्सप्रेशन फॉर वी आर, वी एल, वी सी एंड वी एस, इन सब का एक्सप्रेशन लिखो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सब कुछ तो मालूम ही है कि रेसिस्टर में करंट का फेज और वी आर का फेज दोनों सेम होगा, इंडक्टर में करंट पीछे होगा, वोल्टेज आगे होगा, कैपेसिटर में करंट आगे होगा, वोल्टेज पीछे होगा। पीक वैल्यू के लिए करंट का पीक वैल्यू इंटू आर कर देंगे तो वी आर का पीक वैल्यू होगा, करंट का पीक वैल्यू इंटू एक्सएल कर देंगे तो वीएल का पीक वैल्यू होगा, करंट का पीक वैल्यू इंटू एक्सी कर देंगे तो वीसी का पीक वैल्यू होगा। ठीक, और जब हम तीनों वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी लिख लेंगे तो उन तीनों को जोड़ करके हमको क्या मिल जाएगा? वीएस। तीनों को जोड़ करके क्या मिल जाएगा? वीएस। तो एक बात बताओ, वी आर का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी, सेम फेज में रहता है, पीक वैल्यू तो लिख लिए। अगर हम वी एल लिखे तो आई नॉट एक्स एल साइन, करंट पीछे रहता है तो वोल्टेज तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और वीसी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई नॉट इंटू एक्सी, करंट रहता है आगे कैपेसिटर में तो वोल्टेज हो जाएगा पीछे, तो ओमेगा टी माइनस कहो हाँ। अब हम लोगों को जो वीएस लिखना होगा वो वीएस क्या होगा? वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, यस और नो? तो क्या इस तीनों को जोड़ना चाहिए हम लोगों को? हाँ, तीनों को जोड़ना चाहिए। जोड़ने का तरीका क्या होगा? फेजर से नहीं, वी आर इधर हो जाएगा, ओके, वी एल जो होगा उससे 90 डिग्री आगे हो जाएगा, और वीसी जो होगा वो 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। वीएल के जगह पे हम लोग वैल्यू क्या रख देंगे? आई नॉट इंटू एक्सएल। ध्यान रहे ये वीएल का पीक वैल्यू देगा, इसको हम लोग लिख देंगे आई नॉट इंटू आर, और इसको लिख देंगे आई नॉट इंटू, ये सब जो है तीनों का पीक वैल्यू है। इज दैट ओके? अब हमको नहीं मालूम है कि वीएल बड़ा है कि वीसी बड़ा है, हम मान लेते हैं वीएल बड़ा है, अगर गलती होगा तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। तो एक नया फेजर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा लिखने का। इधर की तरफ हम लोग क्या बना लें? वी आर, दैट इज आई नॉट इंटू आर, ये वी आर का पीक वैल्यू है, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा? वी एल माइनस वी सी, तो दैट इज आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी, ओके। और अब अगर हम लोग यहां पर लिखना चाहें सर, हेलो हेलो हेलो, अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट लिखना चाहें तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर अंडर रूट, तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये जो आई नॉट के अलावा चीज है उसको हम लोग नाम दे देंगे जेड, दैट इज इम्पीडेंस, तो दैट इज आई नॉट इंटू जेड। और ये एंगल जो है दिस इज डेल्टा, दिस इज tan डेल्टा का वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग? एक्स हाइट बाई बेस, तो आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आई नॉट इंटू आर, तो आई नॉट कट गया, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, सो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा? tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। कोई समस्या? जिधर हम वी आर बनाए हैं सर उसी दिशा में करंट भी होगा। अब करंट का फेज था साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं आपसे कहूं दिस इज व्हाट, दिस इज योर वीएस, दिस इज योर, तो वीएस का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? आई नॉट इंटू जेड साइन ओमेगा टी
प्लस डेल्टा, डेल्टा की जगह पे क्या लिख दें, tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। अब इसमें चिंता नहीं करना है, XL माइनस XC अगर पॉजिटिव होगा, कब होगा पॉजिटिव, जब XL ज्यादा होगा XC से। ए भाई, जब XL इज ग्रेटर देन XC तब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। यस और नो? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये पूरा चीज पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा इसका मतलब है कि डेल्टा पॉजिटिव हुआ। तो VS और I में कौन पीछे कौन आगे, I पीछे और VS आगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर XL ग्रेटर देन XC हो गया, इफ XL इज ग्रेटर देन, दिस इंप्लाइज I विल लैग VS। I जो होगा वो VS से पीछे कर रहेगा, I विल लैग दी VS, VS से I पीछे होगा। यस और नो? यस सर। सर्किट इज इंडक्टिव, सर्किट इज इंडक्टिव, है ना? क्लियर? और अगर सोचो एक मिनट के लिए कि XL का वैल्यू कम हो और XC का वैल्यू ज्यादा हो, तो XL का वैल्यू कम XC का वैल्यू ज्यादा हो तो ये नेगेटिव, tan इनवर्स ऑफ सम नेगेटिव क्वांटिटी, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। यस और नो? यस सर। तो tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है क्या, है ना? ओके, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो गया, तो यहां पर जो चीज जुड़ेगा ये वाला चीज ये नेगेटिव होगा, ये डेल्टा भी नेगेटिव होगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो VS यहां होगा और I यहां होगा, तो कौन लीड किया, I लीड किया। जैसे यहां पे I लैग कर रहा है, वैसे यहां क्या होगा, I विल लीड VS। तो देखो अगर इंडक्टेंस बड़ा हुआ तो इंडक्टर जैसा बात होगा, इंडक्टर में क्या होता है, करंट लैग करता है, और अगर कैपेसिटेंस बड़ा हुआ तो कैपेसिटर वाला होगा डोमिनेटिंग, तो कैपेसिटर जैसा बात होगा जिसमें आई विल लीड दी VS, है ना? और सर्किट को हम लोग बोल देंगे सर्किट इज कैपेसिटिव। कहो हाँ, कोई दिक्कत? एक स्पेशल केस आएगा जिसपे हम लोग अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, जिसमें होगा XL और XC बराबर हो जाएगा। XL और XC जैसे ही बराबर होगा तो अच्छा यार, डेल्टा को ना मेरा मन है कि हम फाई लिखे, क्योंकि ये करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है ना, तो जगह जगह हमको पावर फैक्टर के लिए जरूरत पड़ेगा। नहीं, और कहीं डेल्टा यूज किया क्या? हाँ, इसको भी फाई और इसको भी फाई, और कहीं डेल्टा यूज किया क्या? नहीं ना, नहीं ना। और ये पीछे में तो कहीं नहीं यूज किया है कुछ? ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जो तीसरा केस है XL इक्वल टू XC, उसको रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, उसका हम अलग से चर्चा करेंगे। आपको ये जो Z का वैल्यू है वो Z का वैल्यू समझ में आ गया? Z कितना हुआ, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यस और नो? और दैट इज योर Z, बाकी सब तो लिख ही दिए। ठीक है सर, आप यहां से नोट कीजिए पहले। अच्छा एक बात बताओ, एक तो कंडीशन ऐसा आएगा ना कि XL बराबर XC, है ना? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन। अगर XL बराबर XC हो गया, ए भाई जब XL बराबर XC होगा, हम दो तीन तरीके से पढ़ेंगे XL बराबर XC। पहला तो कब XL बराबर XC कब होगा, तो कब होगा का मतलब ये हुआ कि जब ओमेगा L बराबर 1 ओमेगा C हो जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 LC हो जाएगा, या ओमेगा बराबर 1 रूट LC हो जाएगा। ठीक सर, सो दैट इज कि कब होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी शुड बी 1/रूट LC। इज दैट ओके? इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये जो ओमेगा होता है इसको हम लोग रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मोस्टली इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑल्दो हमने लिख दिया ओमेगा ही लिखा, बट उसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है मोस्टली।
दूसरा क्या है सर कि व्हेन का जवाब मिल गया, इट्स इफेक्ट जब ये कंडीशन मेट हो जाएगा, जब ओमेगा बराबर 1/√LC हो जाएगा, तो z का वैल्यू क्या होगा, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये तो हमेशा होता है, और XL बराबर XC, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। दिस टर्म इज 0। तो बच क्या जाएगा, √r², दैट इज z बराबर r। सो एट रेजोनेंस या इन रेजोनेंस, सर्किट इज प्योर रेसिस्टिव, यस और नो। और अगर प्योर रेसिस्टिव है तो V एंड I आर इन फेज। इन फेज का मतलब सेम फेज। अगर प्योर रेसिस्टिव है तो V और I दोनों सेम फेज में होगा, और फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड cos phi इज इक्वल टू 1। cos phi इज इक्वल टू 1। फाई 0 हो जाएगा ना। अब cos phi 1 हो जाएगा तो रेजोनेंस को हम लोग बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन। यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन, रेजोनेंस को हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन भी बोलते हैं। इज दैट ओके? पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। इज दैट ओके? और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका और प्रभाव क्या होगा कि पावर जो होता है, पावर होता है IRMS का स्क्वायर इंटू R, यस और नो। और IRMS कितना होता है, ये एवरेज पावर है, और IRMS कितना होता है, VRMS बाई Z। लुक एट Z। इस कंडीशन के अलावा, XL बराबर XC के अलावा कोई भी होगा, XL ग्रेटर देन XC हो या XC ग्रेटर देन XL हो, यहां पे कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। निगेटिव का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का स्क्वायर है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो मेरा कहना है कि जब आपका रेजोनेंस कंडीशन है तो Z का वैल्यू R है, रेजोनेंस के अलावा जो भी Z है वो R से थोड़ा, और अगर रेजोनेंस पे अगर Z जो है R से थोड़ा ज्यादा है तो करंट का वैल्यू थोड़ा कम है, और करंट का वैल्यू कम हो जाएगा तो पावर भी कम हो जाएगा, यस और नो। तो फॉर अ फिक्स्ड रेसिस्टर, आपका जो मैक्सिमम पावर फॉर अ फिक्स्ड रेसिस्टर एंड फॉर अ फिक्स्ड VRMS, ठीक है, मैक्सिमम पावर जो आप निकाल सकते हैं वो कब निकाल सकते हैं, जब रेजोनेंस का कंडीशन आएगा, जब। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि एट रेजोनेंस पावर इज फॉर व्हाट, फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ R एंड VRMS। अगर VRMS को फिक्स कर दूं, R को फिक्स कर दूं, ओमेगा का वैल्यू चेंज करूं, तो ओमेगा का वैल्यू चेंज करूंगा तो XL और XC बदलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर केस ऐसा आएगा जब जहां पर XL और XC बराबर होगा, वहां वाला पावर जो होगा वो मैक्सिमम पावर होगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो पक्का। मैं क्या कह रहा हूं कि आप यहां पर IRMS को देखिएगा, VRMS फिक्स है, IRMS को देखिएगा तो रेजोनेंस कंडीशन में Z जो होगा वो मिनिमम होगा, करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और पावर भी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो एट रेजोनेंस पावर इज मैक्सिमम, एंड एट रेजोनेंस पावर कैन बी रिटन एज VRMS इंटू IRMS, क्योंकि cos phi कितना हो जाएगा, 1। एट रेजोनेंस आप क्या क्या लिख सकते हैं, एवरेज पावर क्या लिख सकते हैं, VRMS IRMS cos phi मतलब cos 0, so that is VRMS into IRMS। और एवरेज पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, IRMS के स्क्वायर इंटू R। इज दैट ओके? और अच्छा, ये वाला कंडीशन ऐसा है ना सर,
हाँ, यहां वाला कंडीशन ऐसा है क्योंकि z जो है, मेरा बात समझिएगा, आप यहां पर आप अगर इसको चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं VRMS बाई z एंड z इज r। संयोग से यहां z क्या है, तो इसका स्क्वायर इंटू r, तो यहां पे आप VRMS का स्क्वायर बाई r भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसी केस में लिख सकते हैं और किसी केस में नहीं, मतलब प्योर रेसिस्टिव केस में हमेशा लिख सकते हैं। रेजोनेंस प्योर रेसिस्टिव केस ही है। इज दैट ओके? कहो हाँ, पक्का? तो ठीक है सर, पहले ये सब चीज लिख लीजिए, कदू का क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा ओमेगा का वेरिएशन भी करेंगे हम लोग इसमें। लिखिएगा ये सब, सुनिएगा बच्चों। ये एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, रेजिस्टेंस आर, एक्सएल कितना ओमेगा इंटू एल, एक्सी कितना 1 बाई ओमेगा सी, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। यस और नो? अब एक बात बताओ तुम हमको, ओमेगा का एक वैल्यू ऐसा होगा जिसमें ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का वैल्यू हो सकता है 2 हो, ठीक है? ओमेगा का एक ऐसा वैल्यू भी होगा जिसमें ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी माइनस 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं क्या कह रहा हूं, ओमेगा का कोई ना कोई एक वैल्यू होगा। जब हम मान लीजिए कैसा लिख दें, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू 2, तो यहां से एक ओमेगा 1 हमको मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेट्स से कि मैं इसको लिखता हूं ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू -2, वहां से एक ओमेगा 2 आ जाएगा। फॉर बोथ दिस ओमेगा जेड इज सेम। जब इसका वैल्यू, इस ब्रैकेट के अंदर वाले का वैल्यू 2 हो या -2 हो, जेड इज सेम। तो ओमेगा के 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए जेड का सेम वैल्यू आएगा, तो करंट का सेम वैल्यू 2 भिन्न भिन्न ओमेगाओं पे आएगा। अरे हाँ है ना? मतलब अगर मैं आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं आई वर्सेस ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करूं, तो हमको यह बात मालूम है कि इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब होगा, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब होगा, आई मैक्स कब हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस पे मैक्सिमम होगा। क्या ये बात मानोगे कि रेजोनेंस के दोनों साइड पे एक पर्टिकुलर करंट के लिए 2 भिन्न भिन्न वैल्यूज ऑफ ओमेगा मिलेगा? बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आप आई का कोई फिक्स वैल्यू, आप आई का कोई वैल्यू फिक्स किए, कुछ एक वैल्यू फिक्स किए, वो सेम आई आपको 2 भिन्न भिन्न ओमेगाओं पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो सेम आई जो होगा एक ओमेगा 1 पे मिलेगा और एक यस और नो, बोलो। तो सेम ही करंट 2 अलग अलग ओमेगा पे मिलेगा। तो ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, हम ग्राफ पहले बना दिए, एक्सप्लेन बाद में कर रहे हैं। इज दैट ओके? बाकी तो गणित में तुम लोग धुरंधर हो, आई वर्सेज ओमेगा का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है? आई आर एम एस वर्सेज ओमेगा, क्योंकि आई आर एम एस का वैल्यू जो आएगा वो आएगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, जेड की जगह पे रख देंगे। लेकिन ये बात तो समझ में आ रहा ना कि कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, और वो मैक्सिमम करंट कब आएगा, एट रेजोनेंस। यस और नो? कब ये रेजोनेंस में ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इसको बोलते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, सॉरी 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, नहीं ओमेगा बाई 2 पाई। इज दैट ओके? मैं एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं, मतलब इसको समझाने के लिए किए थे। ये ओमेगा 1 और ये वाला ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों सेम नहीं है, 2 एक नंबर लेकर के तुमको समझाए थे। हमको बस ये बताओ सर कि ये जो मैक्सिमम करंट है उसका, ये जो मैक्सिमम करंट है, इस मैक्सिमम करंट का 1/√2 करंट आएगा ना, 1/√2 करंट 2 भिन्न भिन्न ओमेगाओं पे आएगा। इज दैट ओके? जहां पर मैक्सिमम करंट होगा कितना, मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि जेड का वैल्यू तब क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जब रेजोनेंस हो जाएगा तो आई मैक्सिमम हो जाएगा, नीचे वाला आर हो जाएगा। इज दैट ओके? बोले बच्चों। तो आई मैक्सिमम हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे।
जो मैक्सिमम करंट होगा उसका 1/√2 दो भिन्न भिन्न ओमेगाओं पे आएगा, दो भिन्न भिन्न ओमेगाओं पे आएगा। उन ओमेगा का जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस है वो कहलाता है बैंडविड्थ। क्या कहलाता है? कई बार ये बैंडविड्थ ऐसे लिखा जाता है और कई बार इसको F2 माइनस F1 लिखा जाता है, जो कि हो जाएगा ω2 माइनस ω1/2π। यूनिट पे निर्भर करता है कि बैंडविड्थ हर्ट्ज में लिखा गया है या रेडियन पर सेकेंड में लिखा गया है। दैट ओके? तो दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? डिफरेंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसीज एट विच करंट इन द सर्किट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ रेजोनेंट करंट या मैक्सिमम करंट। इज दैट ओके? अभी मैं कर क्या रहा हूं? आप सर्किट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। आपका इंडक्टेंस फिक्स है, आपका कैपेसिटेंस फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है, वोल्टेज का पीक वैल्यू भी फिक्स है। आप सिर्फ और सिर्फ छेड़ रहे हैं किसको? ओमेगा को। आप क्या कर रहे हैं? ओमेगा को जैसे ही छेड़ रहे हैं तो एक्सेल बदल जा रहा है। एल फिक्स है लेकिन ओमेगा बदल रहा है ना, तो एक्सेल बदल गया। ओमेगा को जैसे ही छेड़ रहे हैं तो एक्सी भी बदल रहा है, और जैसे एक्सेल एक्सी बदल रहा है तो जेड का वैल्यू भी बदल रहा है, और जेड का वैल्यू बदल रहा है तो करंट का वैल्यू भी। ओमेगा के दो भिन्न भिन्न वैल्यूओं के लिए सेम ही जेड आता है, तो ओमेगा के दो भिन्न भिन्न वैल्यूओं के लिए सेम ही करंट आएगा। ये सिमेट्री आपको दिख रहा होगा, यस और नो? जो मैक्सिमम करंट है उसका 1/√2 करंट जिन दो ओमेगाओं पे आता है उनको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उनके डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ। और एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर। क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा, दैट इज बैंडविड्थ। दैट इज बैंडविड्थ। इज दैट ओके? अब ये जो क्वालिटी फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? ओमेगा नॉट की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? 1/√LC। और ये चीज जो आता है ये आता है R/L के बराबर। ये बैंडविड्थ का वैल्यू जो आता है वो R/L के बराबर आता है। उस कैलकुलेशन के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। आप मेरा बात समझ रही है कि आपने ये करंट का वैल्यू लिखा ना, इस करंट के जगह पे आप सिंपली क्या रख दीजिएगा? Vrms/√2R। ठीक है? और वहां से आप ओमेगा के दो भिन्न भिन्न वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं या उनका डिफरेंस ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। जब आप उसको निकालिएगा तो इट विल कम आउट टू बी R/L। ठीक। अब अगर हम इसको लिखे तो ये क्या हो जाएगा? 1/√LC इंटू L/R। तो ये हो जाएगा 1/R√L/। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज RLC सर्किट। ओके, लिखिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, सुनना, कि अगर हम तुमको ऐसा कहें कि ओमेगा वर्सेस करंट का ग्राफ तीन भिन्न भिन्न सर्किट के लिए आया है, सब में L और C सेम है, सब में L और C तीन अलग अलग सर्किट है, RLC सर्किट, RLC। ठीक है? L और C के साथ कोई छेड़छाड़, इस R के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक? और हम करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ प्लॉट किए। ठीक? तो तीन अलग अलग ग्राफ आया, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3। ठीक है? ये तीनों जो अलग अलग ग्राफ आया होगा वो तीन अलग अलग रेसिस्टर के लिए आया होगा, R1, R2 और R3। कौन ज्यादा, कौन कम, कौन रेसिस्टेंस ज्यादा, कौन रेसिस्टेंस ज्यादा? R3 का वैल्यू क्या है? क्योंकि I मैक्स जो होता है, यही वाला ना I मैक्स, तीनों का I मैक्स देख लिए। ओमेगा नॉट तो तीनों के लिए सेम आया। क्यों ओमेगा नॉट सेम आया? क्योंकि L और C तीनों का सेम ही है, तो ओमेगा नॉट होता है 1/√LC। I मैक्स जो होता है वो होता है क्या?
वी आर एम एस डिवाइड आई मैक्स का ये आर एम एस वैल्यू है, वी मैक्स डिवाइडेड बाई आर। तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका मैक्सिमम करंट कम, यस और नो। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। रेसिस्टेंस जितना कम होगा ये वाला पीक उतना बड़ा बनता है, ऊंचा बनता है, ठीक। और इनके बीच का जो दूरी है वो भी कम होता है, तुम देखे भी ना। हेलो, इतना ही लिखो, सही। ये चीज लिख लो। फिर एक और चीज अभी बताते हैं आपको, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। तुम सब लोग इसका नाम सुने हो? कहाँ पर? सिनेमा में। हाँ, ट्रांसफॉर्मर सिनेमा है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर्स किसका है, कौन है? मिथुन? अच्छा, कार्टून है, ओके। हॉलीवुड मूवी है, अच्छा। बताओ क्या है डिटेल इसके बारे में। हाँ, उसमें कुछ एलियन रहता है सर, जो पृथ्वी पे आ जाता है सर, हाँ, वो अपने आप को गाड़ी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है सर। अच्छा अच्छा, उसमें एक बढ़िया होता है और एक खराब होता है। ओके ओके, और गाड़ी जो है सो अपने आप चेंज कर लेता था, ये सब। कुछ तो नाम भी था ना, ऑप्टिमस प्राइम। अच्छा, तो वो बढ़िया आदमी था, उसमें वो गुंडा भी था, मेगाट्रॉन। अच्छा अच्छा, तो उसमें एक एक्ट्रेस है, हाँ, बम्बलबी तो रेड वाला, येलो वाला है। पहला में होगी या दूसरा में? मेगन फॉक्स, या शी इज ब्यूटीफुल। हाँ, तो आपका बिगड़ सर। हमारी उम्र में हम भी कभी थे। हाँ, कोई बात नहीं, वो लोग भी देखा होगा। ओके, तो ट्रांसफार्मर पे बात करते हैं हम लोग किस ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं? हम लोग जो हम लोग के घर के आसपास होता है, नहीं, घर के आसपास जो होता है उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वो क्या करता है, 11,000 वोल्ट का जो बिजली है उसको हम लोग के घर के सप्लाई लाइक बना देता है 230 वोल्ट या 220 जो भी कह रहे हो, हाउस होल्ड सप्लाई में, हाँ है ना। अच्छा, और वैसा ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होता है। अब सोचो कि जहां पर बिजली बनता होगा और वहां से उसको फिर लेके जाता होगा, मान लो 25 kV या 1 लाख किलो वोल्ट में, तो उसके लिए उसको स्टेप अप करा जाता होगा। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। इज दैट ओके? और हमको इसका बहुत उपयोग है। मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि जो वोल्टेज को ऑल्टर करने का मतलब कम वोल्टेज से हायर वोल्टेज पर पहुंचाने के लिए जो डिवाइस होता है एसी में, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और वो रिलेटिवली बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, सस्ता भी होता है, और इसीलिए हम लोग एसी का यूज करते हैं लंबी दूरी तक बिजली को या एनर्जी को भेजने के लिए। सो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which changes the potential from lower to higher or from higher to lower। ठीक है क्या? ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, चेंजेस को तो बढ़िया वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन हम लोग तो बिहार बोर्ड वाले हैं। ऑल्टर्स द वोल्टेज, अच्छा, फ्रॉम हायर टू लोअर और फ्रॉम लोअर टू हायर। मालिक, हम लोग अभी जो आपको बता रहे हैं एक जो सिंपलेस्ट डिजाइन हो सकता है ट्रांसफार्मर का, वो, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर में, सुनिएगा सर, एक ट्रांसफार्मर में ऐसा एक मेटालिक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर, ठीक है। ये बेसिकली माध्यम की तरह बिहेव करता है, प्राइमरी को सेकेंडरी से जोड़ने का एक रास्ता होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, हम आते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साइड में कुछ कॉइल्स लपेटे होते हैं, एक साइड में कुछ कॉइल्स लपेटे होते हैं, ठीक। एक साइड में कुछ
कॉइल्स लपेटे होते हैं, मतलब ऐसा वाइंडिंग्स रहता है, और फिर दूसरे साइड में भी ऐसा ही कुछ वाइंडिंग्स होता है, ठीक। दूसरे साइड में ये जो बनाए हैं ये कुछ लोड होगा, बल्ब, फैन, एसी, सम रेसिस्टेंस, इज दैट ओके। और इस साइड में जो है दिस इज सोर्स, दिस इज सोर्स, इसको हम लोग प्राइमरी सर्किट बोलते हैं और इसको सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी सर्किट, जो क्या कर रहा है, एनर्जी रिसीव कर रहा है। और दिस इज प्राइमरी सर्किट लेफ्ट वाला, ये क्या कर रहा है कि एनर्जी प्रोवाइड करे, सप्लाई कर रहा है, ठीक। तो ये वाला जो वोल्टेज होगा ना सर, इसको हम लोग बोलते हैं VP, माने प्राइमरी वोल्टेज। और यहां पर जो वोल्टेज आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं VS, दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज, दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज, इज दैट ओके। अब यहां पर जो करंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी करंट, और यहां जो करंट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी करंट। सवाल ये उठता है कि यहां करंट क्यों आएगा, यहां पर तो सोर्स है, यहां पर तो सोर्स है, तो वोल्टेज और करंट आ रहा है। लेकिन यहां पर वोल्टेज और करंट आने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहां से जैसे ही करंट पास करेगा तो ये अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल से पास करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यस और नो। मान लेते हैं ऐसा, ठीक है सर। ये जो हम लोग बनाए व्हाइट कलर का यहां पे, दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्यों बना, क्योंकि यहां से करंट पास कर रहा था, इस कॉइल से करंट पास कर रहा था, तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना है। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी पास करेगा, यस और नो। ये जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी पास करेगा, यस और नो। मैं कह सकता हूं कि कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से निकल रहा है और वो सेकेंडरी से गुजर रहा है। क्या यहां का निकलने वाला सारा फ्लक्स यहां से पास करेगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी। लेकिन अगर हम इस तरीके का मीडियम बना दें, इसको बढ़िया से इंसुलेट कर दे कुछ इस तरह से कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर ना जाने दे, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी यहां प्राइमरी से निकलेगा वो सेकेंडरी में जाएगा, यस और नो, इज दैट ओके। ए भाई कहीं देर रुक जाओ। अब ये जो करंट है, आप यहां वोल्टेज बदल रहे हैं सर, करंट भी बदल रहा है, ऑल्टरनेटिंग है, तो फ्लक्स बदल रहा है, और वो फ्लक्स यहां से पास कर रहा है, तो यहां वाला फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है। अब सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स बदल रहा है समय के साथ, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ है और एक लूप कंप्लीट है, तो इसमें करंट भी फ्लो करेगा, है ना, यस और नो, बोलो। सेकेंडरी में जो फ्लक्स आ रहा है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इज दैट ओके। मुझे एक बात बताओ कि मान लीजिए अगर ऐसा कह दूं कि जो प्राइमरी का फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है ना। तो B जो होगा वो निर्भर करेगा प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, और करंट पे, तो NP इंटू, और कह लो तो ये एक एरिया पे भी निर्भर करेगा, नहीं, मैं मान लेता हूं कि प्राइमरी का जो एरिया है वो सेकेंडरी के एरिया के बराबर है। क्या आप ये बात कह रहे हैं कि प्राइमरी का फ्लक्स इन सब चीजों के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में कुछ तो आ ही जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई वगैरह वगैरह, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन में जो सब चीज आता है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वही से ये जनरेट हुआ है, सेकेंडरी का फ्लक्स NS इंटू जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, बोलो। अगर मैं ऐसा कह दूं फॉर 100% लिंकिंग ऑफ प्राइमरी फ्लक्स टू सेकेंडरी फ्लक्स, अगर 100% लिंकिंग कर दे प्राइमरी फ्लक्स का सेकेंडरी फ्लक्स से,
तो क्या इन दोनों को बराबर कर सकते हैं? तो अपन क्या लिखेंगे? एनपी आईपी बराबर एनएस आईएस। मेरा बात नहीं समझे? फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, यस और नो? तो बी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? एक तो करंट के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब जब हम लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का, और या कोई सोलेनॉइड का ही की वजह से ही अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसमें करंट का फैक्टर तो आता ही आता है ना, तो और नंबर ऑफ टर्न का भी फैक्टर आता है, यस और नो? तो जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्राइमरी। ये प्राइमरी का फ्लक्स का प्रोपोर्शनलिटी है। सिमिलर सेकेंडरी का भी होगा। अगर हम बोल दें कि प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से गुजर रहा है तो क्या इस दोनों को हमको बराबर लिखना पड़ेगा? तो ये पहला है। जब तक बोला नहीं जाए 100% लिंकेज ही मानेंगे हम लोग, जब तक बोला नहीं जाए। इज दैट ओके? ठीक। तो यहां से एक कहानी हमको सीखने को मिली, या एक इक्वेशन हमको मिला। वो इक्वेशन क्या हो गया सर? I secondary by I primary is equal to number of primary term upon number of secondary term. What is NP and what is NS? NP क्या है? Number of turns in primary circuit and NS क्या है? Number of turns in secondary सर्किट। कहो हाँ। इज दैट ओके? ये तो क्लियर है। अब जरा हमको बताओ कि ये प्राइमरी वोल्टेज और ये सेकेंडरी वोल्टेज है ना? तो प्राइमरी में तो कुछ पावर आएगा और सेकेंडरी में भी कुछ पावर आएगा। कुछ पावर हम सप्लाई करेंगे, कुछ पावर यहां पे हमको मिलेगा। मान लीजिए लेट देयर इज जीरो लॉस, देयर इज जो भी प्राइमरी में हम एनर्जी दे रहे हैं वो सेकेंडरी को 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी इधर दे रहे हैं तो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी इधर मिल रहा है। ये जो है दिस इज कॉल्ड लोड, दिस इज लोड। जो भी होगा, जैसे हम यहाँ से ट्रांसफार्मर के एक साइड से एनर्जी दे रहे हैं, दूसरे साइड में मिल रहा है, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, दैट इज योर लोड, दैट इज योर लोड। अगर जीरो लॉस करें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे प्राइमरी का पावर और सेकेंडरी का पावर बराबर है? यस और नो? बोलो। तो अब जरा हमको बताइए कि Vs बाई Vp, Vs बाई Vp वो क्या हो जाएगा? Ip बाई Is, यस और नो? सेकेंडरी का वोल्टेज बाय प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का करंट अपॉन सेकेंडरी का करंट। Ip बाय Is का वैल्यू जो होगा वो Ns बाय Np ना, Ns बाय। तो यहां इस कहानी से सीख क्या मिली कि सेकेंडरी का वोल्टेज बाय प्राइमरी का वोल्टेज इक्वल टू सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न। मान लीजिए कि हम यहां पर जो वोल्टेज सोर्स है वो 400 वोल्ट का है। वो कितना वोल्ट का है? 400 वोल्ट का है, ठीक। और हमको इस साइड में वोल्टेज बढ़ा करके 4000 वोल्ट करना है, ठीक है। तो हम प्राइमरी में जितना नंबर टर्न है उसका 10 गुना नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में डाल देंगे, अपने आप क्या होगा? स्टेप अप हो जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज 10 गुना हो जाएगा प्राइमरी के। यस और नो? दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि यहीं पर हमारे पास 11000 वोल्ट है और इस साइड में हमको 110 वोल्ट पे एनर्जी चाहिए, तो हमको जो 100 गुना इधर करना है 11000 से 110। गलत बात बोल रहे हैं क्या? हाँ, 11000 इधर बोले थे ना। हाँ, 11000 से 110 चाहिए तो 100 गुना हो गया ना, स्टेप डाउन। तो इधर जितना नंबर ऑफ टर्न है उसका 1/100 नंबर ऑफ टर्न इस साइड में रख देंगे, स्टेप डाउन हो जाएगा, वोल्टेज नीचे आ जाएगा। इस प्रक्रिया में क्या एनर्जी का, हम मान लीजिए कि इधर 400 वोल्ट, हम इधर 4000 वोल्ट क्रिएट कर लिए, तो क्या हम कोई जादू कर दिए क्या? हम एनर्जी कंजर्वेशन अभी भी वैलिड है भाई। आपका वोल्टेज स्टेप अप हुआ होगा, करंट अपने आप स्टेप डाउन हुआ होगा, देख लीजिए ना। Vs बाई Vp इक्वल टू Ip बाई Is। वोल्टेज अगर 10 गुना बढ़ा होगा तो करंट 10 गुना घट गया होगा। सो दैट जो एनर्जी आप इधर 1 सेकंड में दे रहे हैं वही एनर्जी 1 सेकंड में इधर मिल रहा है। इधर ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बेसिकली यही एक एक्सप्रेशन है अल्टीमेटली जो आपके काम का है, जो आपके। अब एक बात बताइए, ये जो कोर होगा, ये कोर होगा और ये जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन का, है ना,
इस प्रक्रिया में देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, लिखने का पूरा मौका देंगे सर हम आपको। देयर विल बी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होगा, है ना। कौन कौन से लॉस होंगे सर? पहला लॉस तो यही है भाई, हम 100% मान लेने वाला बात है, लेकिन पहला लॉस क्या है भाई? यहाँ प्राइमरी सर्किट या सेकेंडरी सर्किट है, उसमें इतना टर्न ऑन है ना, तो इसमें तो हीट लॉस होगा ना। हीट लॉस इन वायर्स ऑफ वाइंडिंग, प्राइमरी कह लो या सेकेंडरी कह लो, दोनों में हीट लॉस होगा। इस लॉस को हम जीरो कर सकते हैं क्या? को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? जितना कम हम लोग रेसिस्टेंस रखेंगे उतना बेहतर होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग किस मटेरियल का बना हुआ वायर यूज करेंगे? सिल्वर का कर नहीं सकते, चोरी हो जाएगा। है तो बढ़िया, रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन पता चला सब ट्रांसफार्मर लेके भाग गया। तो कॉपर वायर यूज कर सकते हैं, यस और नो, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो वी यूज कॉपर वायर। कॉपर वायर का के साथ अच्छा बात क्या है? देखो एल्यूमिनियम का भी वायर होता है और कॉपर का भी वायर होता है। हम लोग घर वार में जो यूज करते हैं, अंदर दीवार के अंदर वाला वायरिंग में कॉपर वायर यूज करते हैं, ठीक है ना। हीट लॉस कम हो, आग उग ना लगे, यस और नो। तो वी यूज कॉपर वायर टू मिनिमाइज दिस लॉस। कॉपर वायर का मतलब समझ गए क्या? रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर इज रिलेटिवली स्मॉलर एज कंपेयर टू रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम और अदर जो भी वायर हम यूज करते हैं। इज दैट ओके? ठीक है सर। तो वी यूज कॉपर वायर टू मिनिमाइज दिस लॉस सिंस कॉपर हैज रिलेटिवली लो रेसिस्टेंस। इज दैट ओके? विच रेसिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक। इसमें एक और लॉस होगा, ये भाई रुक जाओ ना यार, एक और लॉस होगा इसमें, एडी करंट लॉस। मेरा बात सुनो, हमने आपको एडी करंट के बारे में बताया, सुनिएगा वापस से एक। मान लिया जाए कि हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा है, मान लीजिए जाए हमारे पास एक मेटल का टुकड़ा है और हम यहां पर पूरा इलाका में मैग्नेटिक फील्ड लगाए हुए हैं, पूरा इलाका में हम लोग और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये समय के साथ बदल रहा है, मान लो समय के साथ बढ़ रहा है। तो यार इस मेटल का जो लंप है, इसमें तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना समय के साथ। तो लेंज लॉ के मुताबिक इसमें क्या होगा? एक इंड्यूस्ड करंट आएगा जो इसको घटाने का, किसको? चेंज के अपोज करने का काम करेगा, चेंज को। तो ये बी बढ़ रहा है, मान लीजिए, मान लीजिए ये बी जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है, ये बी समय के साथ बढ़ रहा है, तो ये फ्लक्स जो है बाहर की तरफ बढ़ेगा। तो इसमें कैसा करंट हम लोग, अब ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग है मेटल, है ना, तो ये अपने आप अपना अपना छोटा छोटा रास्ता चुन लेगा, है ना, जिधर मर्जी उधर घूमते रहेगा। ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा रास्ता भी चुन सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये क्या है? ये जो हम बनाए ये क्या है? ये छोटा छोटा करंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडी करंट। ये जो फैराडेज लॉ है या लेंज लॉ है, उसके मुताबिक अगर कोई भी किसी भी मेटल से पास होने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट भी इंड्यूस होगा। ये मेटल का एक बड़ा सा स्लैब है, इससे पास होने वाला फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी आएगा। करंट आने की वजह से इस करंट को हम लोग क्या नाम क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट। इज दैट ओके? तो एडी करंट लॉस को घटाने के लिए ये एडी करंट यहां भी होएगा, यहां से फ्लक्स पास कर रहा है सर, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ बदल रहा होगा, तो फ्लक्स भी समय के साथ। तो इसमें जो लॉस होगा, इसमें एडी करंट आएगा, और एडी करंट की वजह से देयर विल बी सम हीट लॉस, एडी करंट की वजह से देयर विल बी सम हीट लॉस। यस और नो? और जो हीट लॉस होगा उसको मिनिमाइज करने की जिम्मेदारी हमारी है।
कैसे मिनिमाइज करते हैं पहले तो लिख लेते हैं, एडी करंट लॉस। इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं सुनिएगा। अब हम लोग, हमारे पास ये एक स्लैब है, हमारे पास ये एक जिसको हमने कोर नाम दिया है, ठीक। इसमें एडी करंट आएगा, ऐसा भी आ सकता है एडी करंट, ऐसा एडी करंट आ सकता है ना, ठीक। अगर मान लो हम ऐसा कर दें, सुनिएगा, मान लो हम इसको ऐसा कर दें कि ये जो स्लैब बनाना है ना, जैसे ये स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है और ये है। हम लोग इसको क्या करते हैं, पूरे स्लैब को बहुत पतला पतला शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। पूरे स्लैब को हम ये एक शीट, ये एक शीट, ये एक शीट, ये पतले पतले शीट में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इन शीट्स को क्या कर देते हैं, हम लैमिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लैमिनेट करना मतलब इंसुलेट कर देना, ठीक है। प्लास्टिक का या पॉलीथीन का कुछ भी लेयर्स हम चढ़ा दे सच दैट कि ये जो पतला शीट है ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड ना हो। तो अब समस्या क्या हो गया, जो इंड्यूस्ड करंट हुआ उसके बाद साथ समस्या क्या हुआ, यहां से जब चलेगा तो फिर आगे बढ़ी, तो फिर क्या होगा, वो छोटा लूप बनाएगा। छोटा लूप बनाएगा तो इसका रास्ता छोटा होने से रेसिस्टेंस भी कम होगा, बड़ा रास्ता तो बड़ा रेसिस्टेंस, यस और नो। तो हीट लॉस ज्यादा, इसमें हीट लॉस कम, इसमें हीट लॉस, इज दैट ओके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए वी यूज a metallic core in which we use thin insulated sheets, which are stacked together, thin मेटालिक शीट यूज करते हैं जो कि आपस में क्या किया गया है, चिपकाया गया है, ठीक है। अब इंसुलेटेड शीट है और सबको आपस में चिपका करके फिर बना दिए। इंसुलेट होने की वजह से आपका करंट जो होता है वो छोटा लूप बनाता है और रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, जिससे हीट लॉस कम होता है। इज दैट ओके। तो वी यूज अ मेटालिक कोर इन विच वी यूज थिन इंसुलेटेड शीट व्हिच आर स्टैक्ड टुगेदर। इन दिस वे द एडी करंट लॉस इज मिनिमाइज्ड, ठीक। इन दिस वे एडी करंट लॉस इज मिनिमाइज्ड, ठीक है सर। इसमें एक और लॉस होता है, आपको लिखने का मौका मिलेगा। इसमें एक और लॉस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। ये हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, ये हम आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा। छोटा छोटा टॉपिक है जो कि जी एडवांस से हटा हुआ है, बट पढ़ाया जाता है अंत में। तो हम आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में ये चीज बताएंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। बट एक बात बस लिख लीजिए कि हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कोर के लिए जो मेटल यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, ठीक। तो उसमें वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर टू मिनिमाइज दिस लॉस। आपको एकदम नहीं मालूम है कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, अभी दिमाग में नहीं लगाना है, कुछ होता है, हम आपको समय आएगा तो बता देंगे। लेकिन ये एक लॉस होता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम मटेरियल यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का, उससे हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। ये तीनों बात हम आपको बताए हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। अगर ट्रांसफार्मर होगा तो आई डोंट नो कि हटाया है कि नहीं है, तो अगर होगा तो ये सब चीज पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, सारा इक्वेशंस लिखो और उनके लॉसेज को एक्सप्लेन करो कैसे मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे कहानी खत्म होती है, लिखना शुरू करें साहब। ये लिख लेना कि ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इज दैट ओके। ये सब चीज छोटा मोटा सवाल पूछा जा सकता है, नीट में पूछता है। हाँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग कहानी खत्म करते हैं। देखो मेरे मूड पे निर्भर करता है, अगर हमको मन किया तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सवाल डिस्कस कर देंगे, और नहीं मूड किया
तो वी विल स्टार्ट ऑप्टिक्स चैप्टर, ओके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको लाइट चैप्टर के नाम से जानते हैं तुम लोग। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।